विषय है संविधान सभा। यह भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो भारत का संविधान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पुष्पित और लक्षित आदर्शों का पुंज है। इसके निर्माण की एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई अनेक क्रमिक घटनाओं पर विचार करेंगे। अभी हम लोग संविधान सभा की ऐतिहासिकता पर बात करें तो 1895 में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज्य विधेयक में दिखाई देता है। 1922 में गांधी जी ने कहा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था और इसे मूर्त रूप 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें यह स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। तो अगर अंग्रेजों ने देखें तो भारत में संविधान सभा के संकेत सभा को अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत जो है रूप से स्वीकारा। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत अंग्रेजों ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टतया स्वीकार किया। संविधान सभा की बात करें अगर तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया 1940 के अगस्त प्रस्ताव में और 1942 के क्रिप्स मिशन में स्पष्टतया स्वीकार कर लिया और उसे व्यवहारिक रूप, जमीनी रूप या उसका गठन 1946 के कैबिनेट मिशन मंत्रिमंडलीय योजना के तहत दिया गया और इसी के आधार पर आगे चलकर जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ। अब इसके सदस्य, कितने सदस्य ऐसे हैं जो निर्वाचित हुए हैं और कितने सदस्य ऐसे हैं जो मनोनीत हुए हैं, इस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिसको अगर देखें तो क्षेत्रों के आधार पर जो इसका विभाजन था उसमें देख सकते हैं 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने जाने थे, 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाने थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से संविधान सभा में शामिल होने थे। इनमें से अगर देखें तो 296 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्रों से जो सदस्य थे उनको मिलाकर 296 सदस्य जिनका निर्वाचन हुआ। निर्वाचन रीति अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक और एकल संक्रमणीय पद्धति पर आधारित थी और यह
सदस्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाने थे। संप्रदाय के आधार पर विभाजन की अगर बात कर लें संविधान सभा के सदस्यों की, तो प्रत्येक प्रांत की सीटों को मुस्लिम, सिख तथा सामान्य श्रेणी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया गया था। जैसे 213 सदस्य सामान्य, 79 सदस्य मुस्लिम और 4 सदस्य सिख। अब देख लेते हैं कि यह जो निर्वाचन हुआ उसका परिणाम किस प्रकार का रहा। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पे संविधान सभा में निर्वाचित सीटें कुल 296 थी, जिसमें से 208 कांग्रेस व कांग्रेस के समर्थित सदस्यों की थी, जिसमें 199 कांग्रेस ने जीती थी और 9 सीटें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीती थी। तो कुल मिलाकर 208 सीटें। 73 सीटों पर मुस्लिम लीग ने विजय हासिल की, एक यूनियनिस्ट पार्टी की थी, एक सीट यूनियनिस्ट मुस्लिम, एक सीट यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, एक सीट कृषक प्रजा पार्टी और एक सीट अनुसूचित जाति संघ और एक सीट सिख गैर कांग्रेसी और एक सीट साम्यवादी और 8 निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर संविधान सभा में पहुंचे। इस प्रकार देखें तो संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत अत्यधिक था। इस पर जी ऑस्टिन ने कहा भी है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। और कुछ तथ्य इसमें देख लेते हैं कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय है और इसमें एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथोनी और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व पीएच मोदी ने किया, पीएच मोदी ने किया। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग को मात्र 73 स्थानों पर ही विजय हासिल हुई है और कुल स्थानों का अगर देखें तो 25% से भी कम है। तो मुस्लिम लीग ने अपनी स्थिति कमजोर पाकर पृथक संविधान की मांग को बढ़ावा दिया तथा निर्वाचित संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं संविधान सभा की सदस्यता के संदर्भ में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, BR अंबेडकर, संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में। अतः अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट के कांग्रेस के MR जयकर से त्याग पत्र दिलाकर पहले तो वह सीट रिक्त कराई गई तथा यहां से उपचुनाव द्वारा BR अंबेडकर पुनः संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। तो आप देख सकते हैं पहले वो पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे और बाद में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले जाने के कारण वह अगली बार जो है मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से उपचुनाव द्वारा संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए।
संविधान सभा के सदस्यों से जुड़े हुए कुछ और बिंदु हैं, जैसे हैदराबाद एक देसी रियासत थी। हैदराबाद इसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा में सदस्यों में अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या, तो अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या एसटी और एससी, अनुसूचित जाति और जनजाति की सदस्य संख्या का अलग अलग देखा जाएगा तो अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी, 26, और अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी संविधान सभा में। एसटी 33, एससी 26। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अब निर्वाचन के बाद संविधान सभा के अधिवेशनों पर बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपादित हुई। इस दिन इस बैठक में 207 सदस्य ही उपस्थित रहे और मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग शामिल नहीं। यह बैठक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल नई दिल्ली में, वर्तमान में इसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहते हैं, वहां पर संपन्न हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को संपादित। इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। संवैधानिक सलाहकार वीएन राव नियुक्त किए गए। वीएन राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। अगली बैठक संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत। इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित 22 जनवरी 1947 को किया जाएगा। तो अब उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा कर लेते हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य को परिभाषित किया और साथ साथ संविधान में समाहित सभी उद्देश्यों, आकांक्षाओं एवं मूल्यों को भी स्पष्ट किया। उन्होंने सभी नागरिकों को कुछ अति महत्वपूर्ण बातों की उपस्थिति का भरोसा दिलाया। वह बातें कौन सी हैं, उस पर विचार कर लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विधि के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति,
आस्था, विश्वास, पूंजा की स्वतंत्रता, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों, दलितों, जनजातियों, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा जैसी आदि विशेषताएं उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित थी। इसमें कहा गया था कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। इसके साथ ही नागरिकों को, अभी हम देख चुके हैं, बहुत सारे न्याय जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समता की गारंटी तथा अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए विशेष रक्षा के उपायों का भी संकल्प व्यक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया, जिन्हें हम दो वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। दो वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। वो जो समितियां हैं, एक तो प्रक्रिया संबंधी समितियां, प्रक्रिया संबंधी समितियां, प्रक्रिया संबंधी समितियों की बात करें तो प्रक्रिया संबंधी समितियों में वह समितियां शामिल थीं जिनका संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठन किया गया था। और दूसरी समितियां थीं विषय संबंधी समितियां, विषय संबंधी समितियां। विषय संबंधी समितियां संविधान निर्माण करने वाली समितियां थी। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, रियासत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति, झंडा समिति, परामर्श समिति आदि कुछ प्रमुख समितियां थी। और प्रक्रिया समितियों में देखा भी आपने, प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति आदि प्रक्रिया संबंधी प्रमुख समितियां थी। 3 जून 1947 को देश के बंटवारे की घोषणा की गई। इसके बाद भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें से 235 प्रांतों से और 89 देशी रियासत से, 235 प्रांतों से 89 देशी रियासत से। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कर दी। पृथक संविधान सभा पाकिस्तान के लिए। इकतीस अक्टूबर 1947 को इसके बाद देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और कुल सदस्य संख्या संविधान सभा की 299 रह गई। 299 में से 229 प्रांतों से और 70 देशी रियासतों से।
तो स्वतंत्रता के बाद जब पृथक पाकिस्तान संविधान सभा अलग गठित हो गई और भारत की जो पृथक संविधान सभा बची, उसमें कुल सदस्य 299, जिसमें से 229 प्रांतों से निर्वाचित होने थे और 70 देशी रियासतों से आने थे। अक्टूबर 1947 में संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया और इस पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्य 7 थे। प्रारूप समिति के सदस्यों पर अगर बात करें तो एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष ही थे, दूसरे N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे KM मुंशी, चौथे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे BL मित्रा, और कुछ समय बाद ये हट गए और इनके स्थान पर N माधव राव सदस्य बने और 7वें सदस्य DP खेतान। इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण T कृष्णामाचारी इनके स्थान पर सदस्य बने। प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के बाद उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा, जिसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप में संशोधन हेतु बड़ी संख्या में टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव दिए गए, जिस पर विचार के पश्चात 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और तत्पश्चात इस प्रारूप की प्रतिलिपियां संविधान सभा के सदस्यों को प्रदान की गई। संविधान सभा ने इस प्रारूप पर 3 वाचन या विचार विमर्श संपन्न किए। अब इन 3 वाचन या विचार विमर्श पर बात करेंगे। संविधान के प्रारूप पर 3 वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तीसरे वाचन में संविधान को अंतिम रूप दिया जा सका और तीसरे वाचन के दौरान ही BR अम्बेडकर जी ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव पेश किया, या इसी प्रस्ताव से तीसरे वाचन का आरंभ हुआ और इस पर पूरी तरह विचार करने के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया। जब संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो इस समय इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और इसके संबंध में अगर हम भारतीय संविधान के भाग 22 पर चर्चा करें,
भाग 22 को देखते हैं, देख लेते हैं। भारत के संविधान का जो भाग 22 है उसका शीर्षक है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकृत पाठ, निरसन। इसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक है। इसका अनुच्छेद 303 भारतीय संविधान को एक संक्षिप्त नाम देता है, और नाम क्या है तो भारत का संविधान ये शीर्षक जो है किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है इसे, तो अनुच्छेद 393 के तहत। अब इस संविधान के प्रारंभ की बात कर लेते हैं। प्रारंभ की व्यवस्था 394 में। अब प्रारंभ इसको दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो 26 नवंबर 1949 और दूसरा 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ है तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ है। और 26 जनवरी की तिथि निर्धारित किए जाने के पीछे एक कारण है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया गया था, उसी समय यह निर्णय भी लिया गया था कि आने वाली प्रत्येक 26 तारीख को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, तो भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। और हम लोग आगे चल के क्रमिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रतिफल निकला, जिसमें हम स्वतंत्र हुए, तो स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को। तो हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को वास्तविक रूप में हो गया। तो हम जिस तिथि को पूर्व में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे 26 जनवरी को, उसे याद रखने के लिए हमने अपने संविधान को के लिए उसको लागू करने के लिए जिस तिथि का निर्धारण किया वो 26 जनवरी है। अब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित किया गया, और इसके पारित होने के साथ ही इसके कुछ अनुच्छेद प्रभावी हो गए। एक तो अनुच्छेद 394 ही प्रभावी हो गया, और इसके अतिरिक्त 15 अन्य अनुच्छेद भी 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावित हुए, और शेष संविधान या संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 से। तो ये देख लेते हैं 26 नवंबर 1949 को कौन से अनुच्छेद प्रभावी हुए। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393 यह अनुच्छेद और स्वयं अनुच्छेद 394 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को। अब मूल संविधान जो लिखा गया वो अंग्रेजी में। अब इसके हिंदी प्राधिकृत पाठ की व्यवस्था मूल संविधान में थी नहीं, तो 58वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में राष्ट्रपति के माध्यम से हिंदी प्राधिकृत पाठ की व्यवस्था की गई, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 394 का। और अनुच्छेद 395 में निरसन। तो भारतीय संविधान के प्रभावी होते ही पूर्व में जो विधियां थी उनको निरसित कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत तो अनुच्छेद 395 के तहत। परीक्षा दृष्टिकोण से कुछ अन्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं कि राष्ट्रध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया। तो राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, और जो राष्ट्रध्वज अपनाया गया था उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। डिजाइन किया था उसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल सदस्यता को स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, ये भी आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं संविधान सभा द्वारा गठित कुछ समितियां जो परीक्षा दृष्टिकोण से पूछी जाती हैं कि उनके अध्यक्ष कौन है। तो समितियों में जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए जो भी समितियां थी राज्यों से समझौता करने के लिए, वो भी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रांतीय संविधान समिति का गठन सरदार पटेल की अध्यक्षता में। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति जो थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। मौलिक अधिकारों की एक उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी। आदि कुछ प्रमुख संविधान सभा के तहत गठित कुछ समितियां थी। भारत के संविधान को बनने में लगा जो समय है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह भारतीय संविधान को बनने में लगा समय है।